वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि अगर हम लोग नेज़ुको को ह्यूमन बनने के बजाय उसे पावरफुल डीमन बनाने की कोशिश करें और उसको मुज़ान और कोकुशुबु जितना टाइम मिले तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि नेज़ुको को खुद जैक्सन साहब ने डीमन बनाया है और हम सभी लोग जानते हैं कि मुज़ान का ब्लड सबके हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज में देखा था कि किस तरीके से वो एक औरत को अपना ब्लड देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और यहाँ पे अगर कोई अपर मून भी किसी को अगर डीमन बनाना चाहता है तो उसको मुज़ान का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसलिए सीरीज की स्टार्टिंग से हम लोग नेज़ुको को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट है। मैंने इस टॉपिक को 4 पॉइंट्स में कवर किया है जो कि स्पॉइलर फ्री है, तो तुम लोग टेंशन मत लेना। तो फिर बिना किसी को डीमन बनाए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ब्लड डीमन आर्ट, खून भरी कला जो सबके पास नहीं होती है, उन्हीं डीमंस के पास होती है जिन्होंने अच्छा खासा ह्यूमन ब्लड कंज्यूम किया होता है या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। फिलहाल इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हैंड डीमन, क्योंकि उसके हमें कोई भी ब्लड डीमन आर्ट नहीं दिखाई जाती है। नेज़ुको की खून भरी कला एक पायरोकिनेसिस है जो डीमंस को जलाती है या फिर उनसे रिलेटेड चीजों को जला देती है, और ये इकलौती ऐसी आर्ट है जो ह्यूमंस को हील करती है। तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। सोचो इतनी एक्यूरेट कि जब टेंगन के अंदर पॉइजन चला गया था और उसकी डेथ होने वाली थी, तो नेज़ुको ने सिर्फ उसके अंदर के पॉइजन को जलाया था, ना कि उसकी बॉडी को। तो यार कितनी माइक्रो लेवल पे आर्ट काम करती है। इवन उसकी आर्ट चीजों को इनहेंस भी कर सकती है। जब उसने तांजीरो को अपना ब्लड दिया, भाई उसकी तलवार सीधे स्टेरॉइड्स पे चली गई। काटे पड़ा है यार, क्या सीन था वो भी यार हांटिंगू वाला। सोचो जब उसकी आर्ट से किसी भी वेपन को इतना लीथल बनाया जा सकता है, तो गेनिया की तरह अगर सब लोग गन्स यूज करने लगे तो उसमें से जलती हुई गोलियां बाहर निकले, यार डीमंस के इतने छेद हो जाएंगे ना कि वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से लें और हील कहां से करें। हर जगह वो नहीं अच्छा लगता है। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता सीरीज पे अगर ऐसा कुछ वो लोग वेपन्स यूज करते कि यार ले सीधे आग वाली गोलियां निकल रही हैं, क्योंकि नेज़ुको की आर्ट जलाने के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। और अगर सोचो आगे चलकर वो और इवॉल्व हो जाती तो एक साइड वो डीमन से लड़ के उनको जला भी रही होती है और साइड ही साइड वो अपने डीमन स्लेयर टीम्स को हील भी कर रही होती। यार फाइट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है इस चीज से। तो देखा जाए नेज़ुको के पास ब्लड एंटी डीमन आर्ट है जिसका किसी भी डीमन के पास कोई भी तोड़ नहीं है, और इसीलिए उसकी ब्लड डीमन आर्ट सबसे ज्यादा यूनिक है। दूसरा पॉइंट है उसकी अवेकेंड फॉर्म। एंटरटेनमेंट स्ट्रीट आर्क में तुम लोगों ने देखा ही होगा, जब उसकी डाकी से फाइट हो रही होती है तो किस तरीके से वो एक यंग लड़की से बीस्ट बन जाती है। भाई उसके पास इतने टैटू आ जाते हैं और उसकी एक सींग निकल आती है करके, वो सीधे एकदम शी हल्क, भाई सीधे शी हल्क, ले घूसा ले लाद। और इस फॉर्म में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और रीजनरेशन पावर सीधे अपर मून लेवल पे पहुंच जाती है। अलग ही खतरनाक सीन था जब उसके हाथ पैर एकदम गर्दन अलग हो जाती है और कैसे ब्लड से वो अपने आप को फिर से वापस जोड़ लेती है। डाकी की तो देख के फट गई थी उस समय। मतलब उसको अगर और टाइम मिले और ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए तो उसका कोई भरोसा ही नहीं है यार, वो कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म या कितना ज्यादा इवॉल्व हो सकती है। फ्रीजा को भी पीछे छोड़ सकती है फाइनल फॉर्म में। सोचो इस फॉर्म में तांजीरो को आगे उसको रोकना पड़ता है, वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको कोई होश तक नहीं रहता है। मुझे लगता है कि अगर उसको और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी भी डीमन को आराम से पेल सकती है। और अगर उसको नीचे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग मिल जाए और उसको स्वॉर्ड दे दी जाए तो भाई डीमंस का हो चुका फिर। तो एक तो उसकी ब्लड डीमन आर्ट और उसके ये मस्कुलर मॉमी वाली बॉडी ना भाई ऑलरेडी अपर मून लेवल पे ही चल रही है इस समय। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो है कि वो ह्यूमन ब्लड से बहुत ही ज्यादा दूर रहती है। जहाँ नॉर्मल डीमंस ब्लड पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी बॉडी को इवॉल्व करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, वही नेज़ुको सो के अपनी एनर्जी रिगेन कर लेती है। तो इससे वो मॉरली स्ट्रांग तो रहती है और हम उसकी यहाँ पे विल पावर भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है कि यार कोई डीमन बनने के बाद भी अगर ब्लड से दूर रह रहा है तो उसकी विल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मतलब ये हम लोग मोमो ना खाएं यार तो यार दिमाग खराब हो जाता है, और तो वो बताओ यार खून नहीं पी रही, कितनी बड़ी बात है ना यहाँ पे। तो सोचो ये चीज उसको कहीं ना कहीं इमॉर्टल बना देती है, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा टाइम आ जाए या ऐसा कोई एरा आ जाए या फिर लड़ते लड़ते उस एरिया में ह्यूमंस ही खत्म हो जाए तो बाकी डीमंस वहां पे वीक पड़ने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नेज़ुको के पास एक अपर हैंड रहेगा। सोना है खाली बस, जैसे हम लोग सोते रहते सुबह तक 12 बजे तक। और सोचो अगर उसे ह्यूमन ब्लड टेस्ट करा दिया जाता तो भाई उसके पास 2 सोर्सेज हो जाते हैं अपनी एनर्जी को रिगेन करने के लिए, और उसका इवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड कितनी जल्दी पावर रीजनरेट करने में हेल्प कर देता है। तो यह प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि वो मॉरली कहीं ना कहीं करप्ट हो जाती है और हो सकता है उसकी ब्लड डीमन आर्ट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। और 4th पॉइंट पे आने से पहले मैं तुम सभी लोग का थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि क्वेश्चन एंड आंसर वाला
वीडियो निकाला जाए। तो तुम लोग को जो भी पूछना हो कमेंट्स कर सकते हो, मैं तुम सभी लोगों को टैग करके आंसर करूंगा। और यार तुम लोगों ने सही में इतना सपोर्ट दिया, क्योंकि आज के टाइम में ऑलरेडी इतने यूट्यूबर्स हैं एनिमे के जिनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है। मैं छोटा सा एनिमे ट्यूबर हूँ, तो यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं 10,000 भी टच करने वाला हूँ। तो फिर से एक बार थैंक यू। और फोर्थ पॉइंट में तो भाई वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए यूं करके। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में तुम लोगों ने देखा कैसे वो सनलाइट को कॉन्कर कर लेती है, जिसके लिए मुजान इतने 1000 साल से मरा हुआ था। वो भाई अपना सारा काम धंधा छोड़ के, ब्लू स्पाइडर लिली को खोजना छोड़ के सीधे नेज़ुको के पीछे ही पड़ गया। तो यार जो उसके पास एबिलिटी इस समय आ गई है, वो यार उसको सबसे यूनिक डीमन और सबसे मैं कह सकता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ऑलरेडी बना देती है। अब सोचो वो इस पॉइंट पे किसी भी डीमन को दिन में खोज के पेल सकती है कायदे से। जैसे अगर डाकी को वो रात में टैग कर ले या थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई करके वहां से निकल ले, तो यार दिन में तो घुस के उसको मार सकती है। अगर ऑथर यहाँ पे चाहता तो हमें सीरीज में यार बहुत ही कुछ देखने को मिल सकता था, लेकिन आप प्लॉट है यार, तांजीरो को आगे जाना है तो हम लोग नहीं देख पाते ये चीज। और तुम लोगों ने देखी सोची नहीं होगी यहाँ पे, जैसे हम ह्यूमंस लोग सनलाइट लेके विटामिन डी बना लेते हैं, वैसे ही नेज़ुको भी सनलाइट ऑब्जॉर्व करके कहीं ना कहीं ब्लड डीमन आर्ट को अगर इनहेंस कर ले, तो यार कितना बड़ा यहाँ पे गेम चेंज हो सकता है। मतलब एक तो ऑलरेडी उसके खून से डीमन जलने लग जाते हैं, ऊपर से अगर उसमें सनलाइट का तड़का डाल दिया जाए तो यार डीमन तो बचेंगे नहीं यार, वो तो तुरंत ही जल गए। लड़ाई हो रही है, नेज़ुको ने एक छींटा मारा, स्वाहा, खत्म, टाटा बाय बाय। और सीरीज के एंड में मुजान नेज़ुको के चक्कर में इतनी बड़ी महाभारत करा देता है कि उसको अब्सॉर्ब कर सके। भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम उसका खून अब्सॉर्ब कर लो तो तुम्हारे ब्लड को जला ना दे यार। ऑलरेडी वो तो सनलाइट से इम्यून हो गई है, ऊपर से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ब्लू स्पाइडर लिली अलग कंज्यूम करती थी वो, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यार मुजान फट के फ्लावर ना हो जाए। यार ऑलरेडी नेज़ुको का ब्लड इतना डीमंस को जला दे रहा है, ऊपर से सनलाइट भी उसमें आ गई है। तो मैं तो कहता है उसको तो मुजान को नेज़ुको को दे देना चाहिए कि भाई लोग कंज्यूम कर लो, मरो जाके। और अगर नेज़ुको के ब्लड पे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाए या उसको और ज्यादा इवॉल्व कर दिया जाए, तो जैसे सुपर सोल्जर सीरम्स होते हैं वैसे डीमन सोल्जर सीरम्स भी तो बन सकते हैं उसके खून से। मतलब तुमने किसी ह्यूमन को टेम्परेरी अपनी पावर दे दी, उसके अंदर डीमंस वाली पावर आ गई। जैसे गेनिया डीमन फ्लैश को खा के बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है, उसकी रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है। वैसे ही सोचो यार ऐसे इंजेक्शन आ जाए या उसके टैबलेट्स आ जाए नेज़ुको के ब्लड के, तो अलग ही आर्मी बन जाएगी भाई, अलग ही एडवांस आर्मी चल रही है। सीधे जापान पे कब्जा हुआ जा रहा है, डीमन के बाढ़ में कहानी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे नेज़ुको के ब्लड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आगे चल के देख सकते हैं अगर फ्यूचर में उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग हो गया, एक तरफ नेज़ुको का सनलाइट वाला ब्लड हो गया, एक तरफ मुजान का अपना पर्सनल ब्लड हो गया। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, दोनों की अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं। और यहाँ पे नेज़ुको एक एंटी डिमोनिक एंटिटी बन के चल रही है यहाँ पे। तो देखा जाए अगर नेज़ुको को बहुत ज्यादा अगर इवॉल्व होने का टाइम मिले तो बहुत ही बड़ा मुजान को कॉम्पिटिशन दे सकती है वो। तो दोस्तों ये मेरा स्पेकुलेशन था नेज़ुको को लेके। मेरे हिसाब से अगर उसको और ज्यादा टाइम मिले, ट्रेनिंग मिले, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो और वो खुद अगर अपनी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहे, तो मेरे हिसाब से वो मुजान को हरा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से उसने इतने कम टाइम में इतना कुछ इवॉल्व कर लिया, उसके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो, नेज़ुको इतनी पावरफुल है या नहीं है, या फिर आगे बन सकती है, मुझे जरूर बताओ। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मुजान ने क्या क्या गलतियां की, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। और अगर ये जानना चाहते हो कि मुरादा के पीछे गैलेक्सी ब्रीथिंग का टैग कैसे लग गया, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। और ऐसे कंटेंट तुम्हें देखना अगर पसंद है तो मुझे जानते हो क्या करना है। बाय बाय।